ताकि जो बच्चे पिछली क्लास में सो रहे थे थोड़े वो भी जाग जाएंगे, थोड़ा कम सोएंगे क्लास में, है ना। देखो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो सर। अब विजिबल होगा देखो। यस सर। ओके यस सर। चलो, तो हमने कहाँ तक डिस्कशन करा था? हमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ रहे थे, और ग्रेविटेशन लॉ में हमने देखा था कि न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था उसने हमें ये बताया था कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of the distance between their centers। जब हमने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया था तो हमें इस तरह का लॉ मिला था, एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो जी होता था इसको हम क्या बोलते थे, किसी को याद है? What is this capital G? इस G को हम क्या बोलते थे? Yes? ये कैपिटल G क्या होता था बताओ? नहीं पता? पूरा चैप्टर खत्म होने, मतलब ये वाला टॉपिक तो हमने खत्म कर दिया था ना, चैप्टर की तो बात नहीं कर रहा, टॉपिक तो हमने ये वाला कवर किया था बेटा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने ये बताया कि वो मास पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास दो अलग अलग बॉडीज हैं तो दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सपोज करो ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, इन दोनों का जितना मास होगा उसका प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा इसका फोर्स होगा। दूसरा, न्यूटन ने ये बताया था कि जितना ज़्यादा इनका डिस्टेंस होगा सेंटर से सेंटर का, सेंटर टू सेंटर मीन्स सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर। तो जितना ज़्यादा आपका आर होगा, मतलब जितना ज़्यादा इन दोनों बॉडीज़ के बीच का गैप होगा उतना कम आपका फोर्स होगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब अगर आप आर का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो जब हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया तो हमें ग्रेविटी का फोर्स का वैल्यू पता चला, विच इज़ इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वलिटी का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज दिस कांस्टेंट मीन्स? ग्रेविटी। देखो दिया चौधरी बोल रही ग्रेविटी, नहीं, दिस इज नॉट ग्रेविटी, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम आपको याद रखना है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू फिक्स होता है ना, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ये क्योंकि एक कांस्टेंट है
और कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पूरे यूनिवर्स में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, आप प्लूटो पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, आप वीनस पे चले जाओ, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना। इसका वैल्यू आपका फिक्स्ड होता है विच इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ही हमें एक बार फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया कि F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। अब देखो मास का यूनिट क्या होता है, हम सबको पता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास का यूनिट क्या होता है बेटा, बताओ। सबको पता होना चाहिए मास का यूनिट। तो आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो किस में खरीदते हो? बोलते हो ना दुकानदार को, भैया हमें 5 kg शुगर दे दो, हमें 2 kg राइस दे दो। मास का यूनिट क्या होता है? है ना, मास का यूनिट क्या होता है आपका? अरे बोलते नहीं हो, सो जाते हो क्या बीच बीच में, या गेम खेलने लग पड़ते हो? हाँ, निदीक्षा पांड्या ने बताया। देखो मास का यूनिट होता है आपका kg। अच्छा, m2 मास, ये भी तो मास ही है। m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? kg होगा। अच्छा, अब आपका r क्या है? r इज योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? डिस्टेंस को आप कौन से यूनिट में मेजर करते हो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। वेरी गुड। डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका मीटर, है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स। अच्छा, अब बताओ मुझे फोर्स का क्या यूनिट होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बिल्कुल सही बात है, फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन। तो अब मुझे किसका यूनिट निकालना है? मुझे इस g का यूनिट निकालना है। तो पहले तो मैं g का फॉर्मूला लिखूंगा। g को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है। अब मुझे यूनिट निकालना है g का क्या यूनिट होगा। तो मैंने फोर्स की जगह पे रख दिया न्यूटन, r² की जगह पे रख दिया मीटर स्क्वायर, और m1 m2 की जगह पे रख दिया, दोनों की जगह पे रख दिया मैंने kg। ये भी आपका kg इंटू kg। तो g का यूनिट क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg का पावर -2। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ योर कैपिटल G। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अब मुझे इसको मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और यू कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। क्या आपको समझ आ रहा है कैसे हमने g का वैल्यू निकाला और फिर कैसे हमने g का यूनिट भी निकाला? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको यूनिट निकालना आना चाहिए विच इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड आप लिख दोगे विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, आप लोगों का एग्ज़ाम का सिलेबस आप सबको पता है ना, क्या आने वाला है एग्ज़ाम में? फिजिक्स में क्या आएगा आप सबको पता है? फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर्स रखे आपके। पहला तो आपका मोशन, जो ऑलरेडी आप फर्स्ट एग्जाम, हाँ, मोशन वाला चैप्टर तो आपके फर्स्ट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका था। तो इस बार हमने एक चैप्टर और ऐड कर दिया है, दैट इज़ योर फोर्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्रेविटेशन वाला हम नहीं पूछेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन अभी अभी हम पढ़ रहे हैं। तो 8 और 9 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। 8 और 9 में आप लोग सब घर पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, इसके अलावा हम सोच रहे थे थोड़ा रिवीजन भी कर लेते। क्या आपको रिवीजन करना है या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे? हम ग्रेविटेशन ही पढ़ते रहे। यस, 8 और 9 का आप लोग अच्छे से स्टडी कर लोगे या फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है? कोई डाउट्स वगैरह है तो मेरे को बता देना, पहले इन्फॉर्म कर देना, है ना। तो आज की क्लास तो ठीक है, हमने अभी तो टाइम कम ही रह गया। कल की क्लास में अगर जिसको ऐसा लगता है कि सर हमारे कुछ डाउट्स हैं 8 और 9 चैप्टर में, हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स को आप मार्क करके रख लो और वो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। तो कल की क्लास में फिर हम वो वाले टॉपिक सारे डिस्कस कर लेंगे। 8 और 9 चैप्टर के मिला के आपको जो भी डाउट्स आते हैं या जो भी टॉपिक नहीं समझ आया या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या जिसका भी आंसर आपका नहीं निकल रहा है, ऐसी अगर कोई चीज़ है तो आप उसको मार्क करके मेरे को फ़ोटो भेज देना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो हम कल की क्लास में आपका एक रिवीजन क्लास ले लेंगे जिसमें दोनों चैप्टर्स के डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को भी आराम रहेगा एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा हमने सोचा। ठीक है, अभी तो ग्रेविटेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, आज आप लोग ये काम सब लोग कर लेना आज की डेट में, ताकि कल हमारा क्लास फिर रिवीजन का एक हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये हमने निकाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हैं तो उनमें ग्रेविटेशनल का इफेक्ट तभी हमें दिखाई देता है जब वो बॉडीज़ बहुत बड़ी बड़ी, है ना, जब वो बॉडीज़ आपकी हेवनली बॉडीज़, है ना। हेवनली बॉडीज़ का मतलब हो गया आपका अर्थ हो गया और मून हो गया, है ना। अगर मुझे अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ वेरी लार्ज, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको दिखाई दे। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसका वैल्यू बहुत ही कम आएगा, है ना। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल का जो फोर्स है वो पिक्चर में तभी आता है जब आपकी बॉडीज़ बहुत बड़ी मतलब अर्थ जितनी बड़ी या सन जितनी बड़ी, इतनी बड़ी जब आपकी बॉडीज़ होती है तब हमें ग्रेविटेशन का इफ़ेक्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर मुझे और मेरे अपने फ्रेंड के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स निकालना है तो वो बहुत ही कम फोर्स होता है ना, विच इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल। इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स भी बोलते हैं कई बार। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। पूरे नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल का फोर्स, बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 2 लड़के खेल रहे थे प्लेग्राउंड में और दोनों ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक दूसरे को चिपक गए। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? 2 बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और खेलते खेलते एक दूसरे को चिपक गए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना ना। तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो हम जैसी बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं है,
हम जैसी बॉडीज़ के लिए वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमें उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर मैं बड़े बड़े प्लैनेट्स की बात करूं या सोलर सिस्टम में हमारे जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी बात करूं, तो वहाँ पे हमें ग्रेविटी का इफेक्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनके मासेस बहुत ही लार्ज हैं। ठीक है, ये पॉइंट को आप नोट करना। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उनका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। देखो, अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है तो 2 वाली बॉडी 1 को अपनी तरफ खींचेगी और 1 वाली बॉडी 2 को अपनी तरफ खींचेगी, है ना। तो जब 2 वाली बॉडी 1 को अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, है ना, तो सपोज करो ये आपका फोर्स है, 2 वाली बॉडी 1 को खींच रही है तो ये आपका हो गया F1, और 1 वाली बॉडी 2 को खींच रही है तो ये आपका हो गया F2। अब आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, F2 का भी वैल्यू वही होगा जो F1 का वैल्यू होगा, और वो किसके बराबर होगा? Gm1 m2 अपॉन r²। अगर इन दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस r है और इन दोनों बॉडीज़ का मासेस m1 और m2 है, तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है और स्केलर क्वांटिटी में आप खाली मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं ऑपोजिट है। ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये आपकी कैसी पेयर हो गई? एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स का कौन सा लॉ है? हमने फोर्स में पढ़ा हुआ है, बताओ। एक्शन रिएक्शन पेयर में न्यूटन्स का कौन सा लॉ लगता है? फोर्स वाले चैप्टर में आप सब पढ़ के आए हो इसको। फोर्स में मैंने आपको 3 लॉस पढ़ाए थे न्यूटन्स के। यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ लगा है, बताओ। विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर? Which law of Newton's is applicable here? बेटा ऐसा मत करो, फोर्थ चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। हमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी पता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी पता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी पता है ना। न्यूटन के 3 ही लॉ होते हैं, तो हम सबको पता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लॉ इधर एप्लीकेबल है? एक्शन रिएक्शन पेयर में मतलब कौन सा लॉ आता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है, सेकेंड लॉ आता है कि थर्ड लॉ आता है? दिस इज माई क्वेश्चन। थर्ड लॉ, वेरी गुड। देखो देवांश ने बिल्कुल सही बताया, दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो ये बोलता है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाली बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो दूसरी बॉडी भी पहले वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद इक्वल फोर्स, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। ठीक है, so this is your Newton's third law of motion. To an every action there is an equal and opposite reaction. देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसके बाद हम ग्रेविटेशन में क्या डिस्कस कर चुके थे कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है ना हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अगर सोलर सिस्टम में हमारा सन है और सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है,
आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सन ने अर्थ को धक्का दे दिया तो अर्थ दूर चला गया, और अर्थ ने सन को धक्का दे दिया तो सन दूर चला गया। ऐसा कभी नहीं होता है ना। दोनों में हमेशा कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। देयर विल बी नो रिपल्सिव फोर्स ऑन सन एंड अर्थ, बट देयर मे बी ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगे, ठीक है। कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं होता। रिपल्सिव नेचर आपका कहाँ पे होता है? रिपल्सिव नेचर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में होता है ना, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे आपने देखा होगा, जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इसको धक्का मारता है और ये इसको धक्का मारता है ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेविटेशन में अगर आपके पास दो बॉडीज है तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा। रिपल्जन का कोई सवाल ही नहीं। देयर विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। दोनों में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों होता है, बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, है ना। इन केस ऑफ योर ग्रेविटेशन फोर्स देयर इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई? अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ पे जब हाई टाइड्स आती हैं, है ना, हमारे अर्थ में जो समुद्र है वहाँ पे ऐसे लहरें उठती हैं, बहुत हाई टाइड्स आती है ना। ये पानी है, पानी में ऐसे लहरें उठती हैं आपकी, हाई टाइड्स, है ना। तो वो हाई टाइड्स आने के पीछे कारण क्या है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, है ना। यहाँ पे आपका मून है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके जो समुद्र में हाई टाइड्स ऐसे राइज होती है ना। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ योर मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ठीक है ना। इसके अलावा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा होगा, जैसे आपका रेनफॉल हो रहा है, कभी कभी आप रास्ते पे घूमने जा रहे हो और आपका रेनफॉल स्टार्ट हो गया, है ना। तो जो पानी है, पानी की बूंद हमेशा नीचे ही आती है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पानी की बूंद है वो ऊपर जा रही है, ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। पानी की बूंद हमेशा नीचे ही आती है। जो स्नोफॉल होता है वो भी हमेशा नीचे की तरफ होता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे जो भी चीज़ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऐसा नहीं होगा आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर ही चला गया, नीचे ही नहीं आया। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आती है, क्योंकि अर्थ क्या करता है? हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं हमारी बात करूं, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम धरती पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि अर्थ ने हमें अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर अर्थ हमें अट्रैक्ट करना छोड़ दे तो हम ऐसे हवा में घूमना चालू हो जाएंगे, फिर हम धरती पे टिक ही नहीं पाएंगे, फिर हम ऐसे हवा में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही कि हम ज़मीन पे चल पाते हैं, नहीं तो हम हवा में ऐसे घूमते हैं। इसलिए जब आप देखा होगा, जो स्पेसशिप में जब हम जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस में आप हमेशा हवा में ही रहते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ऐसे हवा में घूम रहे होते, सब जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते सब ऐसे हवा में घूम रहे होते हैं। इस पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी बन चुकी है ना। आप एक मूवी देखना चाहो तो देख सकते हो, ग्रेविटी, एक मूवी का नाम है ग्रेविटी, है ना। आप जाके आज सर्च करना, ये बहुत बहुत बढ़िया मूवी है ये, इसका नाम ही है ग्रेविटी। देखिए सर। देखिए आपने?
कैसी लगी आपको? खास मजा नहीं आया। मज़ा नहीं आया? अब जाके देखना, जब आपने चैप्टर थोड़ा पढ़ा है ना, अब आपको थोड़ी नॉलेज आ गई है, पहले आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए आपको मज़ा नहीं आया। क्योंकि अब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हो और आप थोड़े बड़े हो गए हो, अब आप इस मूवी को फिर से जाके देखना तो आपको पूरी समझ आएगी, ठीक है? और उसको अच्छे से देखना, एक एक चीज़ उसको देखना, कब ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, कब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लग रहा है। गेम्स खेलने से अच्छा आप ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ देखो साइंस वाली, जो आपके स्टडी से रिलेटेड है ना, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उनको इस तरह की मूवीज़ देखनी चाहिए जिनसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम रिवीजन करेंगे, सब लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है? बाय बाय सर। ओके, बाय बाय टू ऑल बाय ऑफ यू। सर। बाय बाय सर। बाय।